हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हमारी अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। हम 8th क्लास की पॉलिटी कर रहे हैं। चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, इसके पहले 8th क्लास में हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा संविधान पे और दूसरा चैप्टर था धर्मनिरपेक्षता पे। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, हर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे हर चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से समझ के करना है। ओके, मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इतना जरूर बताती हूँ कि आपको हमेशा ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो थ्योरी के पार्ट है दोनों साथ के साथ लेते हुए चलना है। किसी एक चीज पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। हम थ्योरी के पार्ट करने से हमें हर चीज का नॉलेज तो जरूर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। और अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे बेटा, तो हमारा बहुत सारा पार्ट छूट सकता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हो, बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें दोनों ही साथ के साथ करना है, थ्योरी भी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करें। मैं वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ हर वीडियो में, तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है हमें संसद क्यों चाहिए। ओके, एक चीज और कि हमारे जो थ्योरी का पार्ट है बस होने ही वाला है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो पूरा मैं वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे, सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। 6 to 8 के एनसीईआरटी की पॉलिटी भी 6th और 7th अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप देखते जा रहे हैं। हमारा 6th और 7th का जो थ्योरी का पार्ट है वो पूरा हो चुका है। अब हम 8th कर रहे हैं और 8th में भी हमारा ये तीसरा चैप्टर है। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए। तो संसद क्या होता है, आपको मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। संसद क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार हम जो दूसरे कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो भारत में ये कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो हमारा कंफ्यूजन रहता है हमेशा ही, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑप्शन लगा के आते हैं। तो कानून बनाने की जो सबसे बड़ी संस्था है वो संसद है। याद रखिएगा, कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद है। कानून को रद्द करने की, अगर कोई कानून संसद में बन चुका है और उस कानून में कुछ वैसी चीजें हैं जो संविधान के खिलाफ हो या फिर जो लोगों के खिलाफ, मतलब कि लोगों के फेवर में ना हो, तो उस कानून को रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ओके, ये पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था हमें संविधान, उसमें हम पढ़ चुके थे कि अगर संसद में कानून बनने के बाद कुछ ऐसा कानून हो जो जनता के फेवर में ना हो या फिर जो संविधान के फेवर में ना हो, तो उस कानून को रद्द करने का अधिकार किसे है, सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। संसद का काम क्या है कि संसद नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में कार्य करती है। संसद क्या है, नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने। संसद में जो सांसद होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं वही प्रतिनिधि सांसद होते हैं। तो यही है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर अगर बैठे हैं तो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं ना। वो हर एक नागरिक तो जाके निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेगा नहीं, हमारे जो प्रतिनिधि है वही तो हिस्सा लेते हैं। तो अगर वो हिस्सा ले रहे हैं उसका मतलब हम सभी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और फिर सरकार पे अंकुश लगाया जाता है, क्योंकि संसद का जब सदन स्टार्ट होता है तो उसके सबसे पहले प्रश्न काल होता है। ठीक है, प्रश्न काल में जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है सरकार के नियमों के बारे में। वो क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह के नियम है, इन चीजों के बारे में वो क्वेश्चन सरकार से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सरकार पर अंकुश भी लगाने में भी मदद करती है हमारी संसद। ये देखिए, ये है हमारा संसद भवन। ओके, अब है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। ओके, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब राजतंत्र में क्या होता है, राजा होता है और जनता होती है। राजा अगर बहुत अच्छा राजा हो तब तो उनका शासन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर कोई राजा निरंकुश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो क्या करता है वो, कभी भी कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी रद्द कर सकता है और जनता के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, और ना ही जनता अपनी बात, मतलब अपनी आवाज उठा सकती है राजा के खिलाफ। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, हम अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं। सरकार कभी भी निरंकुश होकर फैसला नहीं ले सकता है। ठीक है, तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस आजादी से पूरे देश की जनता
ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था इस आजादी के लिए, वो तो पता है, पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या है 19, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था, 1909 में, 1909 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इसमें क्या है, हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पारित हुआ था, 1909 में, और 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, तो ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये तो है कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए हमारे देश को लोकतंत्र की जरूरत है। और लोकतंत्र में इसमें क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में याचिका निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और बजट पर प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए कांग्रेस को भी। तो ये कब मांग की थी, 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए संविधान ने मतलब कि जब देश आजाद हुआ था तो लोगों को ये एहसास हो गया, जो राष्ट्रवादी थे उनको एहसास हो गया कि हमारे भारत के लोग इतने लंबे संघर्ष के बाद इस लायक हो चुके हैं कि वो अपने मतलब अच्छे बुरे का सोच सकते हैं और सरकार के खिलाफ सरकार बनाने का मतलब कि उनमें टैलेंट आ चुका है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो संविधान बना उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई। ठीक है, इसी संविधान ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। आजादी के पहले भी एक दो चुनाव हुए थे, उसमें सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं था वोट डालने का अधिकार। सब पढ़े लिखे लोगों को और पैसे वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार था, उसमें सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, भारत में हमारे संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आपको 3-4 चैप्टर में ये चीजें बता चुकी हूँ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। नाम से ही क्लियर है बेटा, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, वयस्क का मतलब होता है जो मेच्योर हो चुके हैं। तो हमारे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति मेच्योर माने जाते हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ओके, तो वयस्क कौन होते हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं। तो 18 या 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, उसे ही कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्लियर है। अब है लोग और उनके प्रतिनिधि। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन ही यहाँ पे क्या था, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, तो इसी से फैसला लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ है यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार हुआ, तो हम वोट डालकर ही तो फैसला ले रहे हैं। अब है लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग कौन होते हैं, उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं। देखिए, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। मतलब कोई कानून लागू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चलिए घर में ही कोई मतलब कि कुछ होता है, चलो खाना बनाने के लिए आपकी मम्मी पूछ रही है आपसे कि क्या बनाए, तो कुछ लोग 2-3 लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, फिर एक किसी चीज पर सभी बोलते हैं हाँ हम ये खा लेंगे, आप ये बना दो, उसकी सबकी सहमति है उसमें, है ना, कि सभी उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो वही है, सहमति का मतलब होता है स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी की, सभी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ खाना बनाने का, यहाँ पे हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। मतलब सभी की सहमति अगर होगी तभी कुछ होता है। सरकार भी कैसे बन रहा है, सरकार में अब मान लीजिए इतने करोड़ लोग हैं, तो जरूरी नहीं कि इतने करोड़ वोट एक ही व्यक्ति को मिल जाएगी, जरूरी नहीं है। तो क्या हम देखते हैं कि जिसमें ज्यादा लोगों की सहमति होती है, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसमें ज्यादा लोगों की सहमति होती है उन्हीं को सरकार के रूप में चुना जाता है, मतलब वही सरकार बनाती है। ठीक है, स्वीकृति और हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। लोकतांत्रिक सरकार का गठन कौन करता है, लोगों का निर्णय, यानी कि वोट डालकर हम ये निर्णय लेते हैं कि हम किसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोग जिसे पसंद कर रहे हैं वही चुना जाता है। बहुमत की सरकार बनती है, जिन्हें ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वही चुना जाता है और फिर कामकाज के बारे में फैसला वही करते हैं। ठीक है, अब क्या है,
मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। मंजूरी देने का तरीका चुनाव क्या है? मंजूरी देने का तरीका, कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हम वोट डालकर सरकार को चुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम मंजूरी दे रहे हैं कि ये हमारे लिए काम करे, ये सत्ता में जाके हमारे लिए काम करे। तो हम मंजूरी ही तो दे रहे हैं उन्हें, अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्हें सत्ता में भेज रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं कि वो हमारे लिए काम करे। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। अब क्या है, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। क्या होता है ये आप याद करिए, पिछले क्लास में यानी कि 7th में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ चुके हैं कि वहां भी क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे राज्य सरकार में भी, और वही जो राज्य सरकार जो बहुमत की सरकार होती थी वो अपना सरकार बनाती थी, यानी कि मुख्यमंत्री, उसी में से मुख्यमंत्री बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सांसद होते हैं और वहां पे विधायिका थी ना, विधायिका यानी कि विधानसभा में विधानसभा के सदस्य होते थे, और विधानसभा के सदस्य वही होते थे जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे। यहाँ पे वो होते हैं सांसद। देखिए, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधि में से एक समूह सरकार बनाती है। कौन सी समूह सरकार बनाती है? चलो, हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव तो कर रहे हैं वोट डालकर, लेकिन जो इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाती है, तो वो समूह कौन सी होती है? वो समूह वो होती है जो 50% से ज्यादा जगहों में बहुमत प्राप्त कर चुकी होती है। ठीक है, वही समूह सरकार बनाती है। जैसे बिल्कुल यही चीज जो राज्य सरकार में था, वही चीज हमारे केंद्र में भी है कि पूरे केंद्र सरकार में जितनी सीटें हैं वो आधे से ज्यादा अगर जिस भी पार्टी को मिल चुका है वो सरकार बनाती है। अगर दो पार्टियों को मिलकर कोई भी एक पार्टी आधे से ज्यादा मतलब कि नहीं ला चुका है, सीट नहीं लेके आया है, तो फिर दो पार्टी मिलकर सरकार बनाती है। इसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ओके, गठबंधन मतलब कि जोड़ना, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ये। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए जो सभी प्रतिनिधि होते हैं, इसी समूह को हम संसद कहते हैं। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल याद रखिए बेटा, संसद किसे कहा जाता है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। ठीक है, और जो प्रतिनिधि होते हैं उसे सांसद कहते हैं। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को हम संसद कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है? बेटा ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं हमेशा बोल चुकी हूँ कि मैं आपके लिए 2-4 क्वेश्चन जरूर रखती हूँ कि जो आपको मुझे बताना है। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं 7th में। ओके, तो आप अगर वो थ्योरी देख चुके हैं, थ्योरी के वीडियोस, तो आप ये क्वेश्चन हमें मुझे आराम से बता सकते हैं। इसलिए आपके लिए रिवीजन वर्क, मान लीजिए रिवीजन वर्क है, और आंसर आप नोट में, हमेशा ही बोलती हूँ अगर आप कमेंट में आंसर देंगे तो मान लीजिए अभी गलती होगी, अभी आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन एक बार हमसे जो गलती होती है वो गलती दोबारा नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो अभी आप गलती करेंगे, आगे आप गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए आप प्लीज कमेंट में आंसर मुझे जरूर दीजिए। ठीक है, क्या है विधायक, जिसे हम एमएलए भी कहते हैं, कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे। दूसरा है, राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क है? राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क है? संसद जिसको लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा, लोकसभा, संसद क्या बोलते हैं? लोकसभा। इसके बीच क्या फर्क है? तो राज्य विधानसभा क्या होता है? राज्य में होता है। संसद अभी ऊपर में बता चुकी हूँ। लोकसभा क्या होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, केंद्र में चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, और राज्य में चुने हुए प्रतिनिधि किसके होते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य के हैं और कौन से केंद्र के हैं? ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। ओके, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। अभी चलिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसके आंसर आप दे दीजिए, जब तक मैं वीडियो पूरा करने के बाद इसका आंसर आपको बताऊंगी। ओके, क्योंकि ये मैं खुद आपको एक बार बता चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो देखते देखते इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चीन के साथ अगर शांतिपूर्ण संबंध रखना है तो वो डिसीजन कौन लेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाली सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। यह मतलब कि ये डिसीजन कौन लेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? बेटा मैं हर चीज आपको बता चुकी हूँ। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। कौन लेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। ये डिसीजन कौन लेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? ये सारे आपको मुझे कमेंट में अभी बताना है। ओके, ये सबके आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहां से बनता है। ये 3 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से रखना, याद रखना है। देखिए क्या है, भारतीय संसद
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। जो अभी बता चुके हो, कानून निर्माती संस्था या कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद है। कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद है। इसके दो सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल याद रखिएगा कि संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ओके, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो बता रही हूं मैं आपको। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो संसद है। दूसरा क्वेश्चन, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 245 राज्यसभा के कुल सदस्य हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, मतलब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? तो 545 सदस्य लोकसभा के हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है? आपके 6 क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट में से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए संसद की भूमिका। संसद की भूमिका क्या होती है? बता चुकी हूँ, सबसे बड़ी भूमिका तो संसद की है कि संसद कानून बनाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। संसद कानून बनाती है। ये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। जो हमारे जो भी इलेक्शन होता है, जो उम्मीदवार होते हैं चुनाव लड़ते हैं, तो क्या होता है? वो अलग अलग राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। बिना किसी राजनीतिक दल के सदस्य हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, अलग अलग राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, MP, या देखिए एक तो MLA है। ठीक है, जो विधानसभा के हैं सदस्य, उन्हें MLA कहते हैं, लेकिन संसद सदस्य को क्या कहते हैं? MP। ओके, चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। क्लियर है? चुने जाने के बाद क्या होता है? जब इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के सदस्य चुनाव लड़ते हैं और जब चुने जाते हैं, वो मतलब कि बहुमत ले आते हैं, जीत जाते हैं चुनाव, तो फिर क्या कहलाते हैं? वो लोकसभा में संसद सदस्य या सांसद, सांसद का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? MP कहलाते। ठीक है, देखिए 2 दल हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दल और राज्य दल, जिसे क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल कम होते हैं। राष्ट्रीय दल कौन होते हैं? जो लोकसभा के चुनाव में खड़े होते हैं, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव लड़ने वालों को राष्ट्रीय, मतलब जो भी राष्ट्रीय दल है, ये लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और जो क्षेत्रीय दल या राज्य दल है, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। वो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य में लड़ते हैं और इनकी कुल संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इनकी कुल संख्या ज्यादा ये होने का कारण ये है कि जो राष्ट्रीय दल है वो तो राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राज्य दल है जो राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्य दल या क्षेत्रीय दल होते हैं, तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अलग अलग मतलब कि वही मिलके बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रीय दल कितने हमारे जितने भी हैं यहाँ जो भी हैं, राज्य दल में क्या होता है? क्षेत्रीय दल जिसे हम बोल सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां होती है। तो एक क्षेत्र में अगर 5 भी है तो सोच लीजिए कितनी पार्टियां हो गई, है ना? बहुत सारी पार्टियां हो जाती हैं, बहुत सारे दल हो जाते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दल ज्यादा होते हैं और राष्ट्रीय दल कम है। अब है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। देखिए अब क्या है, संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करना पड़ता है। जब संसद का चुनाव हो जाता है, यानी कि संसद सदस्य का जब चुनाव हो जाता है, तो उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है? निम्नलिखित काम करना पड़ता है। सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार का यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि भारतीय संसद के अंग नहीं था, ये है सदन। संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन सदन और अंग याद रखिएगा 2 अलग है। अब आता है कि भारतीय संसद के
अंग कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति और 2 सदन। हमेशा याद रखिए बेटा कि भारतीय संसद के सदन तो राज्यसभा और लोकसभा है, लेकिन भारतीय संसद का अंग कौन कौन सा होगा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भी भारतीय संसद का अंग माना गया है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर रखना है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार आता है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? अब देखिए, लोकसभा में कुल 543, जो 545 में बोली थी उससे उसको क्लियर करूंगी कि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है? 543 निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो चुने जाते हैं, इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, वैसे होते हैं। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिन्हें की मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो मतलब कि कोई समाज सेवक हो सकते हैं, मतलब समाज में जो कोई बहुत अच्छा काम किया हो व्यक्ति, बहुत ही अच्छा काम किया, उसे मनोनीत किया जाता है। वो कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं होता, वो मनोनीत होता है, मतलब उसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे ये लोकसभा के ये हमारे लोकसभा के सदस्य। क्या है? लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 543 सदस्य हैं लोकसभा के कुल, और निर्वाचित सदस्य और 2 क्या है? मनोनीत सदस्य हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। ओके, निर्वाचित यानी कि चुनाव में चुने हुए, मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति खुद अपने आप को, किसी को भी उठा के नहीं, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, वैसे 2 लोगों को पूरे देश में, और भारत का नागरिक को, याद रखिएगा, भारत का नागरिक और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, वैसे 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। मैं बता चुकी हूँ, आधे से ज्यादा सदस्य होने चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए, और जिनके पास आधे से ज्यादा सदस्य होंगे वही लोकसभा में अपनी सरकार बना सकती है। ठीक है, और अगर किसी भी एक पार्टी के पास आधे से ज्यादा सदस्य नहीं है, यानी कि 270 सदस्य नहीं हुए, 272 सीटों पे अगर किसी एक पार्टी नहीं जीतती है, तो क्या होता है कि फिर गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल। गठबंधन आप समझ गए होंगे। बहुमत प्राप्त करने वाले दल कौन से होते हैं? जिन एक ही पार्टी को अगर 272 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। या गठबंधन क्या होता है? अगर 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। या गठबंधन का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल। ठीक है, अब एक कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका का चुनाव करना किसका काम है? लोकसभा का काम है। क्लियर है? बिल्कुल याद रखिएगा, कार्यपालिका का चुनाव करना किसका काम है? लोकसभा का। कार्यपालिका कौन होते हैं? जो कानून, मतलब कि जो भी कानून लागू होते हैं उसकी देखभाल करना और लागू करवाना, उसे कार्यपालिका कहते हैं। मैं पिछले चैप्टर में आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों की समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। ठीक है, कानूनों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए जो मिलकर काम करती है, उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। क्लियर है बेटा? जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका आती है। ओके, सरकार क्या होती है? जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में यही कार्यपालिका आती है, क्योंकि वही तो वही तो कानूनों का मिलकर काम करती है। अब है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया, यानी कि जो लोकसभा में 272 सीटें जीत चुकी हैं या उससे ज्यादा सीटें जीत चुकी हैं, उसका मुखिया होता है। या फिर गठबंधन की सरकार का जो पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उनका मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। अब जो लोकसभा में मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऐसे क्वेश्चन बेटा यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? तो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है मंत्रियों का चुनाव। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो उनके साथ उनके पार्टी के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है,
देखिए आगे, राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से किसके लिए काम करती है? देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पास कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। अब यह देखिए, किसी विधेयक को, राज्यसभा में आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लास में कि राज्यसभा राज्य के लिए काम करती है और किसी विधेयक को कानून के रूप में मंजूरी, यानी किसी विधेयक को कानून के रूप में मंजूरी देने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा की ही मंजूरी से वो नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा की भी मंजूरी जरूरी है किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं। ऊपर हम 245 सदस्य पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा के कुल 245 सदस्य होते हैं, लेकिन 245 कैसे होते हैं? 233 यानी कि 233 इनमें निर्वाचित, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई वोट में, और 12 सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। जो बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है वैसे लोगों को जो देश में देश का नागरिक हो पहला, और देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसे मनोनीत कर सकता है। क्लियर है? तो ये तो हमारा पहला काम हुआ संसद का। अब संसद का दूसरा काम क्या है? सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। यानी कि सरकार को नियंत्रित करना कि सरकार कोई गलत काम ना करे, सरकार को मार्गदर्शन देना कि क्या काम करना है, और उन्हें जानकारी देना। ये सभी काम किसके होते हैं? संसद के होते हैं। अब कैसे देती है? देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि प्रश्नकाल क्या है। तो संसद के सत्र चलने का जो सबसे पहला घंटा होता है, क्या होता है? जब संसद का सदन चल होता है उसमें सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल होता क्या है? संसद में क्या है कि प्रश्नकाल होता क्या है? तो क्या होता है, जब आप छोटे होंगे, आपकी टीचर जब आपको पढ़ाने के लिए जाती होंगी, ठीक है, क्लास में पढ़ाने के लिए जाती हूँ, तो आपको आते ही क्या वो चैप्टर खोलती है, पढ़ाना शुरू कर देती है? नहीं ना, कुछ क्वेश्चंस पूछती है वो आपसे। पूछती है कैसे क्वेश्चन पूछती है? पिछले चैप्टर के प्रश्न ही तो पूछ रही है, वो भी तो एक प्रश्न काल हुआ कि हमसे वो पिछले चैप्टर के क्वेश्चन पूछ रही है ना। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई काम हुआ है तो वो काम, कोई कानून पारित हुआ है तो कानून किस लिए पारित हुआ है, किस तरह का कानून पारित हुआ है, मतलब सरकार जो भी काम कर रही है उस काम के बारे में जो वहां पे सांसद हैं, जो संसद के सदस्य हैं, वो सरकार से पूछते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रश्नकाल। बोला जाता है कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कामकाज के बारे में, जैसे कि हमारी मैडम, हमारी टीचर हमसे पूछती थी ना, पिछले चैप्टर के बारे में जानकारियां हासिल करती थी कि हमें कितना समझ में आया है, ये पूछती थी। तो वही यहीं पे है कि यहाँ पे सांसद क्या करते हैं? सरकार से उनके कामकाज के बारे में पूछते हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मतलब कि इसमें क्या, मतलब इसमें अगर जनता का कोई बुराई है तो उसके लिए भी वो बात करते हैं। ये जनता की बुराइयों की बात कौन करते हैं? जो विपक्ष होते हैं। ठीक है, इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। क्या इसके जरिए क्या करती है? संसद कार्यपालिका को, यानी कि मंत्रियों को नियंत्रित करती है कि वो अपने आप कोई निरंकुश ना बन जाए, अपने आप कोई कानून ना बना दे, अपने आप कोई कार्य ना करे। तो ये तो होता है संसद को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद का प्रश्नकाल क्लियर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है वित्त संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी के लिए मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आ चुका था अभी, शायद 2015 के ही उसमें है कि वित्त संबंधी मामलों में संसद की, उसमें था कि संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। तो वित्त संबंधी मामलों में संसद की मंजूरी बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संसद की मंजूरी से वित्त संबंधी मामला पास नहीं हो सकता। अब वित्त संबंधी मामला होता क्या है? वित्त संबंधी मामला होता है कि कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। वित्त मतलब पैसा, मतलब पैसों का मामला होता है कि किस क्षेत्र में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, वो होता है वित्त संबंधी मामला। तो वित्त संबंधी मामले में संसद की मतलब कि संसद की मंजूरी बहुत ही जरूरी है। ओके, अब है संसद का नेक्स्ट काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कानून बनाने की जो सबसे बड़ी संस्था है वो संसद है। तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। तो इसमें लिखा है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो अगले अध्याय में मैं डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, अब है संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में कौन लोग होते हैं? तो पहले ग्रामीण लोग और औरतों की, मतलब कि औरत कम थे, लेकिन अब क्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है अब संसद में। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ चुकी है। ठीक है, ग्रामीण लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ी है संसद में, और दलित और पिछड़े वर्गों की भी हिस्सेदारी संसद में बढ़ गई है, यानी कि वो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीत कर संसद में आते हैं। संसद की कुछ सीटें, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और औरतों के लिए आरक्षित की गई है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो सीटें अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और औरतों के लिए जो आरक्षित की जाती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां पे मान लो कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र में महिला के लिए आरक्षण है, मतलब कि वहां पे सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, तो वहां पे क्या है, कोई महिला कोई औरत ही वहां पे उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, कोई पुरुष खड़ा नहीं हो सकता। या फिर एससी या एसटी के लिए आरक्षित है, तो वहां पे अगर एससी के लिए आरक्षित है तो एससी ही वहां पे खड़े होंगे और कोई खड़ा वहां पे नहीं हो सकता, चाहे 4 हो 5 हो, जितने भी उम्मीदवार हो वो एससी ही उम्मीदवार होंगे। एसटी के लिए आरक्षित है तो एसटी उम्मीदवार ही वहां पे होंगे। ये इसलिए किया गया है कि ये एससी एसटी और महिलाएं भी चुनाव में जीतकर मतलब कि संसद में आए। अब क्या होगा कि एससी ही खड़े हैं तो कोई ना कोई तो एससी ही जीतेगा, तो इस तरह के, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर हो चुका है। संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल आप बताइएगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन दे रही थी आपको, है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद मुझे बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कहीं से पता चल रहा है, पता क्या चलना, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर पिछले वीडियोस आप मेरे सारे देखते आए तो ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता ही है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन मार्क में लगा देती हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे जरूर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है, जल्दी मैं दूसरा वीडियो डालूंगी, मतलब चैप्टर नंबर 4 के हम थ्योरी के पार्ट अब पूरा करने के बाद ही क्वेश्चन पेपर का करेंगे। ओके, क्योंकि थ्योरी के पार्ट भी हम जल्दी जल्दी पूरा कर ले, फिर हमारे पास तो क्वेश्चन पेपर भी हमारा हो चुका है 15 से लेके 24, 2015 से लेके 24 तक के मैं सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के करा चुकी हूँ। साथ के साथ में हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ आपको, और वो भी कराती रहूंगी। अब हमारी, मैं जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, संडे को हमारी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके लाइव क्लास होगी, तो आप सभी प्लीज क्लास जरूर अटेंड करें, टाइम में कल आपको बता दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय। तो फिर से बता रही हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि मुझे लगे कि मेरा मेहनत कुछ सफल हो रहा है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है, आंसर दें, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप आंसर देंगे तो। ओके बच्चों, बाय बाय।